सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। यस सर। किया ना स्टार्ट? हाँ सर। ओके सर, चलो अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सर हम लोग आज क्या करेंगे सर, जीएसटी पढ़ेंगे और जीएसटी को एकदम बेसिक से फिर से पढ़ेंगे। तो जिनके लिए बेसिक रिविजन होने वाला है तो रिवाइज करें, और जो एकदम फ्रेशली जीएसटी पढ़ रहे हैं वो जीएसटी को फ्रेश से पढ़ें, ठीक है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सर आज जीएसटी को। तो जीएसटी रिलेटेड अगर किसी के मन में कोई भी शंका है, बेसिक करते हुए सारा डाउट जो है वो दूर हो जाता है ना सर। यही तो बेसिक का खूबी है। बेसिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो चलो सर स्टार्ट करें फिर, देरी किस बात की। सर देरी हम लोग नहीं, आप कर रहे हैं। अंश, गुड इवनिंग अंश। गुड इवनिंग सर। नहीं सर देरी नहीं कर रहा हूँ, कुछ नोट्स रेडी किया था, वो नोट्स को मैं थोड़ा सा कौन सा फाइल और फोल्डर में क्या नाम दिया था वो नाम भूल रहा हूँ सर, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है चलो, मिल गया सर, मिल गया। तो सर जीएसटी रिलेटेड, गुड इवनिंग आयन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो बेसिकली जीएसटी रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज होने वाला है, बिकॉज लेटेस्टली मैंने जीएसटी का पूरा एडवांस डिस्कशंस करके आया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग एडवांस डिस्कशंस का भी पार्ट बने हुए हैं। तो काफी सारे लोगों का जीएसटी एक बार कंप्लीट हो गया, रिवाइज कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए जीएसटी का बेसिक्स पार्ट जरूरी है। तो सभी के लिए बहुत वाइटल क्लास होने जा रहा है। मैं बस इतना कहूंगा कि बेस जिसका स्ट्रांग है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, अकाउंट्स हो, फाइनेंस हो, कॉस्ट हो, हर सब्जेक्ट में बेसिक बहुत जरूरी माना जाता है, और बेसिक स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट भी है। सर तो फिर जीएसटी के बारे में आज ऐसा क्या बोलने वाले हैं सर? ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना कहूंगा कि आज मैं आपको जीएसटी का एबीसीडी बताने वाला हूँ, ठीक है। जीएसटी का एबीसीडी, ठीक है, बट बहुत ही वाइटल होने वाला है। स्पेशली जो लोग जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के ऊपर बेसिकली शॉर्ट टर्म जीएसटी कोर्स करते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मतलब जो लोग शॉर्ट टर्म जीएसटी करते हैं, मतलब सर्टिफिकेशन इन जीएसटी बहुत जरूरी है आजकल। ये सब बहुत सारे इंस्टीट्यूट है सर, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कुछ गवर्नमेंट कोर्सेज भी हैं हल्का हल्का, जहाँ पर सिर्फ आपको आइडिया दिया जाता है और उसके ऊपर बेस करके एक बेसिक्स ऑफ जीएसटी बता दिया जाएगा, और फिर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में एक हफ्ता का ट्रेनिंग दिया जाएगा, बस काम खत्म। इसी में आप जीएसटी में धीरे धीरे काम करते करते आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेसिक सबके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है सर। आप बहुत ज्यादा बोलते हो, नहीं सर मैं सेटिंग्स वगैरह ठीक करते करते बात कर रहा हूँ, बस इसीलिए थोड़ा समय दे। स्क्रीन शेयर कर लो सर, स्क्रीन शेयर कर, ठीक है चलो कर लिया सर स्क्रीन शेयर। तो जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है, चाहे आप चार्टर्ड स्टूडेंट्स हो या फिर सीएमए एज वेल एज सीएस एज वेल एज एनी जीएसटी स्टूडेंट, सभी के लिए है सर ये जीएसटी क्लास। तो जीएसटी में आपको एकदम ग्रोथ करना है। तो क्या बताने वाले हैं सर? सर ये मैंने एक समरी नोट्स रेडी किया, जहाँ पर ना मैं आपको, ये मैं मेन नोट्स में आऊंगा सर, ठीक है। ये जो मेन नोट्स हैं, स्टडी नोट्स है, यहाँ पर तो मैं बात करूंगा ही, जहाँ पर आपको बेसिकली क्या है जीएसटी, फीचर्स ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, ठीक है, एज वेल एज बेनिफिट ऑफ जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये सब मैटर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट पहले ना एक ओवरऑल आइडिया ले लेना चाहिए, ठीक है, कि भाई जीएसटी क्या है, कहाँ से आया है,
जीएसटी रिलेटेड कैलकुलेशंस क्या है, और सबसे बड़ी चीज ये जीएसटी आज 2023 में आप लोगों को मैं बोलने जा रहा हूँ। अच्छा देखो सर, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बोला है सर, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्सेशन को ना मेनली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टैक्सेशन को मेनली दो हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक डायरेक्ट टैक्स कॉन्सेप्ट एक, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों को पता है, फिर भी बोलता हूँ सर, बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज होता है, मुझे पता है कि सर जीएसटी कौन सा टैक्स है सर, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? अरे जीएसटी क्या टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो जीएसटी इनडायरेक्ट क्यों है, कोई बता सकते हो सर? जीएसटी इनडायरेक्ट क्यों है? और इनकम टैक्स डायरेक्ट क्यों है? जीएसटी का लायबिलिटी शिफ्ट हो जाता है पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन लायबिलिटी शिफ्ट होता है, वेरी गुड सर। और इनकम टैक्स में एक ही जन का ऊपर रहता है। एक ही जन के ऊपर होता है, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। अच्छा, क्या भिखारी जीएसटी देता है, मतलब जो पोर होते हैं, बेगर होते हैं, हाँ सर। क्या बेगर इनकम टैक्स पे करता है? मतलब जो पोर इंसान होते हैं वो इनकम टैक्स पे करेगा? नहीं सर। नो सर। सर तो फिर आप समझ सकते हो कि इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन ऐसे शिफ्ट होता है कि एक बेगर के ऊपर भी उसका बर्डन आ जाता है। मैंने सिंपल बात है, जब एक बेगर एक बिस्किट्स का पैकेट भी परचेस करता है तो उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है ना? चाहे बेगर क्यों सर, हम लोग कोई भी, ठीक है, आप मैं कोई भी, जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब वो जीएसटी पेड सभी को ही करते हैं। मैन्युफैक्चरर जब से उसको मैन्युफैक्चरिंग किया तब से लेके फाइनल कंज्यूमर तक टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है। यही सब मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे जीएसटी में टैक्स बर्डन शिफ्ट हुआ है। जीएसटी में टैक्स बर्डन पहले भी कोशिश किया गया है सर, जैसे जीएसटी से पहले ना वैट हुआ करता था। क्या हुआ करता था सर? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो क्या वैट और जीएसटी बहुत अलग है? नहीं सर, अलग नहीं है। हाँ, वैट में कुछ प्रॉब्लम था जिसको जीएसटी में शॉर्ट आउट किया गया। वैट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम था, जब जीएसटी नहीं था तब वैट होता था, सीएसटी होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसके साथ साथ एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, लग्जरी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, अलग अलग नाम पे इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता था। बट सर ये सब इतना सारा अलग अलग टैक्स को हटा दिया गया और एक सिंप्लीफाइड, एक वन नेशन। इसलिए जब जीएसटी आया था ना 2017 में, जीएसटी आया सर 2017 में, तो जब जीएसटी आया तो 2017 में जीएसटी आने के बाद बहुत चर्चा चला, पेपर में, न्यूज़पेपर में, गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, कोई बोला जीएसटी अच्छा नहीं करेगा, कोई बोला जीएसटी खराब करेगा। स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लड़ाई सर, घमासान लड़ाई, है ना? बिल पास होता है, एक्ट नहीं पास होता, लंबा जर्नी है। 2000 से लड़ाई चल रहा है, पता है आपको, हमारे पार्लियामेंट में। बट सर बहुत मेहनत के बाद एक मेजोरिटी गवर्नमेंट आया। मेजोरिटी गवर्नमेंट माने वन पार्टी गवर्नमेंट, दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट, जो अकेले अपने दम पे पार्टी को खड़ा किया। मैंने पार्टी तो खड़ा था ही, गवर्नमेंट को बना पाया। बट इससे पहले ना एक एक सिंगल गवर्नमेंट, एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पा रहा था, तो सपोर्ट नहीं जुट रहा था। बिल पास करने में एक पार्टी हाँ बोलता है तो दूसरा लोग ना कर देता है। तो क्योंकि एक्ट पास करने में सबका सहमति चाहिए, मेजोरिटी का सहमति चाहिए, है ना? तो बहुत सारा प्रॉब्लम के साथ जीएसटी जा रहा था। ये सब हिस्ट्री बताएंगे आपको मैं, ये सभी हिस्ट्री में बात होगा। जीएसटी जानना है तो ये समझना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट टैक्स में अपना बर्डन खुद कितना सुंदर दिया है, बर्डन ऑफ टैक्स बोर्न बाई पर्सन हिमसेल्फ। आपका इनकम टैक्स आपको पे करना है। बट जीएसटी में बर्डन शिफ्ट होता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, बर्डन शिफ्ट होता जाता है। कोई अकेला, स्पेशली बिजनेसमैन, तो कोई भी बिजनेसमैन अपने कंधे पे पूरा का पूरा टैक्स बर्डन नहीं लेता। हाँ, उल्टा आप ऐसा बोल सकते हो कि कस्टमर को पूरा बर्डन लेना पड़ता है। जो कस्टमर होते हैं उसको पूरा बर्डन देना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर जो होते हैं वो पूरा अमाउंट पे टैक्स देते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ,
सबसे पहले ना ऐसे बहुत सारा डिटेल्स है, लीगल एस्पेक्ट्स हैं, फीचर्स हैं, गवर्नमेंट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सभी बात करेंगे। जैसे मैं आपको बोला ना 2000 से स्टार्ट हुआ है जीएसटी का लड़ाई, 2000 से। In the year 2000, then the Prime Minister introduced the concept of GST and set up a committee to design a GST model for the country. 2000 में देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था पता है आपको? हाँ सर, सर आप लोगों का शायद जन्म ही नहीं हुआ था किसी किसी का, मैक्सिमम का शायद, है ना। 2000 के टाइम पे सर अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि 2000 देन प्राइम मिनिस्टर मोस्ट प्रोबेबली, मैं सही बोल रहा हूँ, देखो एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि बहुत पुराना बात है। प्राइम मिनिस्टर कौन था सर 2000 में? चेक करके बताओ तो कोई मुझे। मुझे तो लग रहा है 2000 से 2005 अटल बिहारी, हाँ देखो 98 से 2004 अटल बिहारी वाजपेयी, मैंने सही बोला सर। मतलब बीजेपी का ही थे, बट ऑन दैट टाइम बीजेपी अकेला सरकार नहीं बना सकता था, तो एनडीए गवर्नमेंट बोलते थे, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 1998 से 2004 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलो मैं सही निकला सर, चलो अच्छा है, सही निकलते हैं ना, अच्छा लगता है। अच्छा, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था? इन द ईयर 2000 the then prime minister introduced the concept of GST and set up a committee to design a GST model for the country. मैंने वैट में प्रॉब्लम था, उससे पहले तो सेल टैक्स बोलता था, क्या बोला जाता था? सेल्स टैक्स। फिर 2000 से 2006 आया announcement by the union finance minister during budget 67 that GST would introduce from 1st April 2010, ठीक है, ऐसा बोला गया, बट फिर भी नहीं हुआ। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 122nd अमेंडमेंट आया, एक बिल पास हुआ, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ। मतलब आप लोगों को पता है, मैं पहले भी बहुत सारे क्लास में बोला हूँ कि जब भी कोई एक्ट पास होता है तो एक्ट पास होने से पहले बिल पास होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, वो भी लोकसभा में, दोनों बिल सभा में होता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस माने राज्यसभा, ठीक है, इसका डिटेल्स डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में होता है। और लोअर हाउस माने लोकसभा। बेसिकली हम लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हैं और उनको वोट देके भेजते हैं ना प्राइम मिनिस्टर चूजिंग के टाइम पे, तब लोकसभा का ही चुनाव होता है बेसिकली, ठीक है। तो लोकसभा, जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव है, उस टाइम पे हम लोग ये चूज करेंगे कि आखिर अल्टीमेटली हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा वापस। क्या मोदी जी रहेंगे या मोदी जी की जगह कोई और आएगा? क्या सेम पार्टी से बनेगा, क्या दूसरा पार्टी बनेगा, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी हो, लोकसभा में बिल पास हुआ, ठीक है, पार्लियामेंट में। फिर 2016 2014 के बाद 2016 द कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट आया, एक्ट पास, और एक्ट को एनेक्टेड किया गया, मैंने लॉ को बनाया गया 2016 में। फिर फर्स्ट काउंसिल मीटिंग हुआ 2016 के सितंबर में। फिर 2017 में जीएसटी काउंसिल बनाया गया, जो वो रिकमेंडेशन किया कि हम लोग के देश में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस बिल लाया जाएगा। मतलब बेसिकली ये पास हुआ, रिकमेंड किया कि सीजीएसटी माने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी माने स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी माने इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कॉम्पेंसेशन सेस। मैं सभी चीजों में चर्चा करूंगा सर बेसिक्स में, तो डोंट वरी फॉर दैट, अभी जस्ट नाम ले रहा हूँ, इसके बाद काम भी बताऊंगा। मार्च 2017 फिर अप्रैल 2017 सारा का सारा जो रिकमेंडेशन था पास हुआ। इसके बाद मई 2017 जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड ऑल द रूल्स, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड ऑल द रूल्स। फिर पूरे भारत में जीएसटी लागू हुआ 30 जून 2017 में, पूरे भारत में ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। उसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम था, 370 हटेगा नहीं हटेगा, एक चर्चा प्रॉब्लम था। बाद में मोदी जी उसको भी हटा दिया, है ना, 370 पे अमेंडमेंट ला दिया। तो 30 जून 2017 में, 30 जून 2017 में जीएसटी को जम्मू कश्मीर छोड़ के बाकी भारत में लागू किया गया। फिर आया 1 जुलाई 2017, पूरे भारत में जीएसटी लॉन्च हुआ एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। उसके बाद ज्यादा दिन नहीं लगा, 7 दिन बाद 8 जुलाई 2017 एसजीएसटी एक्ट पास्ड बाय जम्मू कश्मीर, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑर्डिनेंस promulgated to extend GST to Jammu and Kashmir, and journey continues.
इस तरह से जीएसटी का जर्नी स्टार्ट हुआ था, जिसका स्टार्टिंग मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 2000 में, बट इसको पास होते होते, बिल बनते बनते, एक्ट बनते बनते, काउंसिल रिकमेंडेशन लेते लेते 17 साल लग गया सर, 17 इयर्स। आज हम लोग जीएसटी देखते हैं, है ना, जीएसटी के ऊपर बेस करके कंट्री का अर्निंग बढ़ रहा है। देश का सबसे बड़ा चीज क्या है ना, देश का जो बहुत बड़ा बजट का पार्ट, गवर्नमेंट का एक बिग पार्ट बजट का जीएसटी पे डिपेंड करता है सर। कंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा 16-17% रेवेन्यू, 16 से 17% रेवेन्यू, यानी अगर एक गवर्नमेंट 100 रुपीज कमाते हैं, इसमें से करीब 16 से 17 रुपया जीएसटी देता है, 15% इनकम टैक्स देता है, 15% कॉर्पोरेट टैक्स देता है, 5% कस्टम्स देता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% देता है। इस तरह से टैक्स रेवेन्यू आता है। बाकी कुछ 5% के आसपास आपका नॉन टैक्स और 2% के आसपास नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, जो कंपनी की तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ मिलता है गवर्नमेंट कंपनी का, और करीब 35 रुपीज गवर्नमेंट लोन लेते हैं देश चलाने के लिए। तो एज ए स्टूडेंट्स ऑफ finance, as a student of chartered, as a student of company secretary, कॉस्ट अकाउंटेंट, मतलब बेसिकली ये कॉमर्स एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स होने के नाते हर एक स्टूडेंट्स को ये तो जानना ही चाहिए सर कि देश चलाने के पैसा कहाँ से आता है ना, देश चलाने का पैसा कहाँ से आता है और इसमें जीएसटी का योगदान कितना बड़ा है। आई होप कि आपको मैं एक शॉर्ट समरी दे पाया जीएसटी हिस्ट्री रिगार्डिंग। मैं आशा करता हूँ कि जीएसटी हिस्ट्री का ये जो बेसिक जर्नी है ये आप लोगों को क्लियर है। तो मैं ज्यादा भी हिस्ट्री में चर्चा नहीं करूंगा, मैं फटाफट आ जाता हूं सर जीएसटी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। बेसिक से जीएसटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है सर, आप लोग कनेक्टेड हो, सब समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी सर। यस सर। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड व्हाट इज जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ क्या है, इसी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि इसका बर्डन डायरेक्टली किसी की पॉकेट से डायरेक्ट इनकम टैक्स की तरह नहीं है कि हम इनकम करते हैं और सरकार को हमारे इनकम पर टैक्स देते हैं। इसका कैलकुलेशन बताते हैं कि कैसे जीएसटी का टैक्स शिफ्ट होते हैं। ठीक है, कभी मैन्युफैक्चरर तो कभी होलसेलर, तो कभी होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, शिफ्ट होता रहता है। तो बस यही कुछ बेसिक क्वेश्चंस का जवाब और एज पर कैलकुलेशन पर्पस मैं आपको जीएसटी अभी बताने जा रहा हूँ। और एक इंटरेस्टिंग चीज सर, इसको बताते बताते मैं आपको और एक चीज पे लेके जाऊंगा कि आज तो जीएसटी है, बट जब जीएसटी नहीं था, जैसे 2017 से पहले अगर आप देखोगे, जो आप इसका अगर टाइम जोन देख रहे हो सर, ये जो फ्लो चार्ट देख पा रहे हो, 2017 में जीएसटी आया, फिर 2017 से पहले जीएसटी तो नहीं था। तो तब कैलकुलेशन कैसा होता था इनडायरेक्ट टैक्स से, तब गवर्नमेंट का अर्निंग कॉन्सेप्ट डिपेंड करता था वैट पे। किस पे डिपेंड करता था? वैट पे, वैल्यू एडेड टैक्स। तो हम लोग ये भी आज कंपेयर थोड़ा कर लेंगे कि वैट के जमाने में टैक्सिंग सिस्टम कैसा होता था, जीएसटी आने के बाद क्या चेंजेस हुए। ओके, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना है। मैं आशा करता हूँ, मतलब आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। सो व्हाट इज जीएसटी, नोट शेयर कर दूंगा सर, अगर बाई चांस भूल जाता हूँ, है ना, कलेक्ट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। व्हाट इज जीएसटी, द जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जो ऑलरेडी मैं इतना देर से मैं चर्चा कर रहा था, है ना, इतना देर से मैं क्या चर्चा कर रहा था, जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी क्या है? इन सिंपल जीएसटी इज द सेल टैक्स। इन सिंपल जीएसटी और कुछ भी नहीं है, सेल टैक्स है। फुल फॉर्म क्या है इसका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर, जिसको कुछ नहीं आता मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। गुड्स बेचोगे, सरकार के घर में टैक्स देना, सर्विस बेचोगे, गुड्स सेल करोगे, टैक्स देना, सर्विस सेल करोगे, टैक्स देना, बस यही तो बोलना चाहते हैं और कुछ नहीं। आप सेल करोगे, सरकार बोलती है कि ठीक है, आपके सेल के हिस्से में आप मतलब हमें भी कुछ दे दो। आपको एक चीज बताऊं सर, आप कितना फील कर सकते हो आई डोंट नो, बट मैं कुछ एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ। मतलब जीएसटी देश को बनाने में क्या हेल्प करता है, इसका फीलिंग्स क्या है, ये अगर किसी के अंदर दिल है तो वो समझ पाएगा। सर क्या बोलना चाहते हैं?
दिल माने हार्ट, एक होता है हार्टफुल, एक होता है हार्टलेस। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो हार्टफुल बनेगा कि हार्टलेस बनेगा। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि एक जीएसटी का कंट्रीब्यूशन किस लेवल तक जाता है। मैं एक छोटा सा छवि दिखाना चाहूंगा। ज्यादा नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। जैसे हमारे देश में गांव गांव में सरकारी स्कूल्स है ना सर? गांव में क्या, शहर में भी सरकारी स्कूल्स है। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ने का खर्चा कितना होता है सर? मतलब एनुअल कॉस्ट कितना पड़ जाता है, मतलब एक रफ आइडिया दे दो, साल में कितना पड़ जाएगा? हाँ सर, बोलो ना। साल में गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ाई का मतलब खर्चा कितना पड़ जाएगा? 500, 1000? हाँ सर, 1500? और कितना हो जाएगा? हार्डली 500, 400, 600, 800 ऐसा होगा, इससे ज्यादा नहीं है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ आपको कि एक गवर्नमेंट स्कूल में, गांव गांव में, शहर शहर में कितने सारे लोग पढ़ते हैं, वो भी मिनिमम फीस में पढ़ते हैं। यही का बच्चा कल बड़ा हो जाता है ना? यही सब बच्चा कल बड़े हो जाते हैं। हम लोग भी कभी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे सर, ऐसा ही हम लोग भी पहन के जाते थे। कोई आज कुछ बहुत बड़ा बन गया, कोई कुछ कुछ तो कुछ ना कुछ तो सभी कोई कर रहा है। कोई बड़ा ऑफिसर बना, कोई चार्टर्ड बना, कोई टीचर बना, है ना, कोई बिजनेसमैन बना। लेकिन एक बात देखो सर, अगर जीएसटी ना होता सर, मतलब सेल टैक्स आज से नहीं है, बहुत दिनों से। सेल टैक्स आज नहीं सर, सर दिस ए वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। और ये सेल टैक्स से देश के एक कोने में, एक गांव में एक गरीब इंसान भी टैक्स भरता है, और उस टैक्स के पैसे से स्कूल बनता है, उस स्कूल में बच्चा पढ़ता है, स्कूल का टीचर का सैलरी होता है। ये जो किताब देख रहे हो ना हाथ में, ये सरकारी किताबें हैं। ये सरकारी किताब सरकार सब्सिडाइज करके देते हैं, इनके लिए पे नहीं करना पड़ता। मैं जब क्लास 5 में पढ़ता था, मुझे याद है, क्लास 5 तक, अप टू क्लास 5 तक हम लोग स्कूल से बुक्स लेते थे। और वो बुक्स जब भी खत्म हो जाता था हम लोग का पढ़ाई, ठीक है, तो जब 5 से 6 में चले जाते थे तो वो स्कूल में वो किताब वापस करना पड़ता। ये सिस्टम था। और जो अपना किताब जितना सुंदर हालत में वापस कर रिटर्न करेगा, उसके लिए उनको गिफ्ट देता कि भाई ये बहुत ही अच्छे से किताब को रखा है और रिटर्न किया है। तो वट एवर, मैं बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि एक स्कूल हो, एक हॉस्पिटल हो, ये सब टैक्स के पैसे से चलते हैं, और इसमें जीएसटी का योगदान बहुत बड़ा है। देश बनने के पीछे टैक्स का योगदान बहुत बड़ा है। मैं बोला ना, ये अगर हार्ट है इंसान का तो वही फील कर सकता है कि भाई आज अगर कोई यहाँ से बच्चा पढ़ा, पढ़ के बड़ा होता है, तो उसके अंदर तो वो फीलिंग्स होना चाहिए कि भाई कभी किसी ने मेरे लिए टैक्स भरा था, तो मेरा स्कूल बना था मेरे गांव में, और उस पैसे से मेरे गांव में टीचर पढ़ाने आता था, और उसी से मेरे को बुक्स भी मिलता था, और तब जाके आज मैं ऑफिसर हूँ। ये फीलिंग्स ना मैं पढ़ा के नहीं समझा सकता। ये सिर्फ तब समझ में आ सकता है जब हार्ट हो दिल के अंदर। जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग हार्टलेस हो, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, ठीक है। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद को भी वही बोल रहा हूँ कि सर एहसान है, देश को बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का एहसान है। मैं बोला ना, एक भिखारी का भी एहसान होता है एक देश को बनने में। भिखारी भी प्रोडक्ट खरीदता है, वो भी टैक्स देता है, तो उसके प्रति भी थैंक्सफुलनेस होना चाहिए। ऐसे डिफरेंट पार्ट्स है। मैं ज्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक बात नहीं करना चाहूंगा। बस मैं आपको जीएसटी का इंपॉर्टेंस बता रहा था कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में जीएसटी क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। बाकी सर छोड़ो, ये सवाल तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी बेसिकली गुड्स बेच के टैक्स, सर्विस बेच के टैक्स, ठीक है। तो सिंपल है, गुड्स बेच के टैक्स, सर्विस बेच के टैक्स, दैट इज जीएसटी। जर्नी ऑफ जीएसटी मैंने अभी बताया, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, एडवांटेज ऑफ जीएसटी, कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, टैक्स लॉस बिफोर जीएसटी, हाउ हैज जीएसटी हेल्प इन प्राइस रिडक्शन, कैसे जीएसटी प्रोडक्ट प्राइस को कम किया। कोई बोलेगा क्या सच में कम किया सर? सर इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर जेन्युइन कंपैरिजन किया जाए तो वैट से ज्यादा
वैट जब था उससे प्राइस जीएसटी में कम हुआ है, बट कंपैरिजन जेन्युइन का बात मैंने क्यों कहा ये आपको मैं थोड़ा कुछ देर बाद बताऊंगा। मतलब एक्चुअली मार्केट में लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना, उसने देखा कि भाई जीएसटी आने के बाद प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया है, पर वैट के टाइम पे एक्चुअली सिस्टम प्रॉपर नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं। सिस्टम प्रॉपर ना होने के कारण बिना वैट का सामान बहुत ज्यादा मिलता था। पर जीएसटी आने के बाद ना सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड हो गया है कि करप्शन बंद हो गया है। बिना टैक्स का प्रोडक्ट नहीं मिलता है मार्केट में। मतलब मिलता नहीं है, मैंने काफी परसेंटेज कम हो गया है। अभी ज्यादातर बिजनेसमैन जीएसटी लेके ही बिजनेस करते हैं। वैट के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग बिना जीएसटी का प्रोडक्ट लेके बेचने का एक बहुत बड़ा सिस्टम चलता था। तो उस इसीलिए क्या होता था ना, सस्ता हो जाता था कस्टमर के लिए। लेकिन जीएसटी में कॉम्प्लायंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। कंट्री का रूल्स रेगुलेशंस पहले से काफी बेहतर हो गया। इसलिए पब्लिक को लगता है कि भाई जीएसटी आने के बाद प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा है। बट यहाँ पर मैं उस कंपैरिजन में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ, मैं नहीं एक्चुअली, कि सच में वैट जब था तब प्रोडक्ट का प्राइस जितना होता था, जीएसटी आके प्रोडक्ट का प्राइस कम किया है। अगर आप वैट के साथ जीएसटी का कंपेयर करो तो पता चलता है। सर कैसे? इसके लिए आपको मैथमेटिकल एप्लीकेशन बताना पड़ेगा। थोड़ा वेट कर दो सर, थोड़ा सा वेट करो, मैं आता हूँ। और एक क्वेश्चंस का जवाब भी बेसिक्स में आज देंगे, दैट इज व्हाट आर द न्यू कॉम्प्लायंसेस अंडर जीएसटी। ठीक है, इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट। आगे आगे बात करते हैं सर। कॉम्प्लायंस के रिलेटेड बहुत चर्चा होगा बिकॉज जीएसटी इज ऑल अबाउट कॉम्प्लायंसेस। सर जीएसटी इज नोन एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई जीएसटी जब आया उससे पहले और क्या क्या टैक्स था। मैंने अभी अभी आपको बताया, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जीएसटी जब आया उससे पहले हमारे देश में और भी काफी सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करता था। जैसे कि वैट था, सीएसटी तो था ही, ठीक है, वैट सीएसटी तो था ही सर। इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ठीक है, एंट्री टैक्स, ऐसे बहुत सारे। स्पेशली अगर आप कभी बॉर्डर में, मतलब बॉर्डर माने स्टेट बॉर्डर, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के टाइम पे, स्टेट मतलब मानो बिहार से बंगाल जा रहे हो, बंगाल से बिहार आ रहे हो, तो बॉर्डर में ना टैक्स लगता था। ये सब टैक्स हट गया है सर जीएसटी आने के बाद। और आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें क्या हेल्प हुआ है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में। और ये इतना ज्यादा इतना ज्यादा बॉर्डर चेक पोस्ट में ये सब टैक्स कलेक्शन के चक्कर में ट्रैफिक जाम होना, गाड़ी का स्पीड स्लो हो जाना, ट्रांसपोर्टिंग में डिले होना, ट्रांसपोर्टर का लॉस होना, ओवरऑल पूरा इकोनॉमी में करोड़ों का लॉस होता था। जो जीएसटी ने सब प्रॉब्लम को दूर किया, ये प्रॉब्लम को जीएसटी ने दूर किया। तो ये पूरा चीज ना प्रैक्टिकली फील करने वाला चीज। इसके लिए अगर किसी को वैट का समय का आइडिया है तो अच्छा होता है, बट अगर आइडिया नहीं है इट्स नॉट अ बिग डील, समझ में आ जाएगा सर। तो देखो सर, तो जैसे आपको मैं क्या बोला, पहले एक्साइज ड्यूटी होता था, एक्साइज आज भी थोड़ा थोड़ा है, वैट सर्विस टैक्स हुआ करता था, ये सबको रिप्लेस कर दिया किसने? वैट, जीएसटी। Goods and service tax was passed in the parliament in 29th March 2017 and came into effect on 1st July 2017. Basic बात है सर। In other words, GST is levied on the supply of goods and service, and goods and service tax law in India is a comprehensive, multi-stage, destination-based tax that is levied on every value addition. Yes, GST is a single domestic indirect tax law for the entire country. सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। पहले हमारे देश में इतना सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं हुआ करता था। इवन मैं आपको वैट में बताऊं, वैट का रेट अलग अलग स्टेट में अलग हुआ करता। सेम प्रोडक्ट में वेस्ट बंगाल का जो वैट रेट है, ठीक है, तेलंगाना का वो वैट रेट नहीं है, तमिलनाडु का वो वैट रेट नहीं है। सेम प्रोडक्ट अलग अलग, क्योंकि वो स्टेट के ऊपर था। बट जीएसटी में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व किया गया। अभी भी कुछ चीजों में है, जैसे आपको पता होगा, पेट्रोल अलग अलग स्टेट में अलग अलग दाम पे बिकता है ना सर? क्या रे, अलग अलग स्टेट में पेट्रोल का प्राइस अलग है कि नहीं? अरे बोलो सर।
यस सर। जैसे पेट्रोल प्राइस थोड़ा कम हुआ है ना, रिसेंटली पेट्रोल प्राइस पे थोड़ा कटिंग चल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कटिंग किया है, ऐसा खबर आ रहा है सर। आप लोगों को और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा पेट्रोल पंप पे जाने से। तो अगर आप देखोगे कि पेट्रोल प्राइस कोलकाता में, दिल्ली में, ठीक है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में अलग अलग आपको पेट्रोल का रेट देखने को मिलता है। ये वेस्ट बंगाल का रेट दिया है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का रेट दिया है। तो वेस्ट बंगाल ना पेट्रोल के ऊपर वैट लगाते हैं सर, हर स्टेट लगाते हैं, नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल। पेट्रोल का एक ब्रेकडाउन मैं आपको दिखाऊंगा कि पेट्रोल डीजल अभी भी जीएसटी परव्यू के बाहर है। माने बेसिकली परव्यू में है, माने कोशिश यही है कि पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लाया जाए, बट अभी भी उसको नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया, इसका जवाब दूंगा सर, इसका जवाब देने वाला हूँ इसी क्लास में। बेसिक्स ऑफ जीएसटी में ही चर्चा करूंगा कि अगर पेट्रोल डीजल में जीएसटी आ जाए तो क्या अच्छा है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा। पब्लिक के लिए अच्छा है, स्टेट के लिए अच्छा नहीं है सर। ऐसा भी होता है क्या, जो पब्लिक के लिए अच्छा नहीं वो स्टेट के लिए अच्छा है, या फिर वाइस वर्सा? सर होता है, सर होता है। ये सब फाइनेंस का मैटर है, टैक्स का मैटर है, आपको मैं आगे बताता हूँ। तो कभी को देखना, आप चेक करके कोलकाता में एक रेट है, दिल्ली में एक रेट है, ठीक है। तो ये चीज आप एक्सपीरियंस करोगे। चेन्नई में दूसरा रेट है। जैसे अभी रिसेंटली सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल चल रहा है अंडमान निकोबार में, पता है आपको? अंडमान निकोबार जाना है क्या? जा सकते हो, बहुत सुंदर जगह है। अंडमान निकोबार में पेट्रोल का दाम चल रहा है सर 84 पर लीटर, पता है आप लोगों को? जहाँ पर कोलकाता में 106 समथिंग चल रहा है। क्या करोगे, अंडमान से पेट्रोल लाके यहाँ पर बेचोगे क्या? सोचो सर, सोचो। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोल का जो वैट रेट है उस हर स्टेट का डिफरेंट रेट चलता है, अपना अपना स्टेट अपने हिसाब से लगाते हैं। और ये अंडमान निकोबार एक्चुअली स्टेट के कंट्रोल में नहीं चलता है, यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल चलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक सब्सिडाइज कॉन्सेप्ट में चलाते हैं, इसलिए यहाँ पर पेट्रोल का रेट कम है, ठीक है। तो चलो मैं अभी और ज्यादा नहीं बोलूँ। ये रिसेंट रेट है, अंडमान निकोबार में 84 लीटर चल रहा है। अगर किसी को इच्छा है तो अंडमान में जाके लेके आ सकते हैं और अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं, और जो प्रॉफिट कर लेकिन नहीं कर पाओगे, वो अलग बात ऑब्वियसली। तो मैं कहना क्या चाह रहा था सर, जीएसटी इज अ सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। बिफोर द जीएसटी could be introduced, the structure of indirect tax levy in India was as follows. जीएसटी आने से पहले हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स कुछ इस तरह से लगा जाता था। जैसे मानो आपको, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, से फॉर एग्जांपल आप रॉ मटेरियल बाई करते हो तो उस पर वैट लगा। बाइंग रॉ मटेरियल्स, सपोज 100 रुपीज का रॉ मटेरियल है, इसमें मानो 10% का वैट, तो वैट लगाओ। तो मैन्युफैक्चरर क्या किया, रॉ मटेरियल बाई किया, वैट दिया। फिर मैन्युफैक्चरर जब इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके क्या करेगा, अपने अपनी फैक्ट्री में तो नहीं रखेगा, तो क्या करेगा सर? सर मैन्युफैक्चरर इसको होलसेलर को बेचेगा या फिर वेयर हाउस में डालेगा। दो चीज होता है, या तो होलसेलर को दे दो, और अगर सेल नहीं हो पा रहा है तो वेयर हाउस में डालो, मैंने गोडाउन में, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग साइड से जब प्रोडक्ट को वेयर हाउसिंग में डाला जाता है, तब गवर्नमेंट बोलता था वेयर हाउस में या फिर होलसेलर के पास, तो गवर्नमेंट बोलते कि भाई वैट दे दो। मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके होलसेलर के पास जब पहुंचाता है या वेयर हाउस में डालते हैं, तब गवर्नमेंट बोलते हैं कि हमें वैट दो और साथ में एक्साइज ड्यूटी दो। क्या दो सर? एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज ड्यूटी कॉन्सेप्ट आज भी है, बट धीरे धीरे इसको भी हटाया जा रहा है और जीएसटी के साथ इंक्लूड किया जा रहा है। फिर होलसेलर इस प्रोडक्ट को किसको देता है सर? रिटेलर को। तो होलसेलर जब रिटेलर को बेचता है तो वैट चार्ज करता है। अब इस सभी के बीच में एक चीज ऑब्वियसली है, मैन्युफैक्चरर अगर प्रोडक्ट को 100 रुपीज में बाई किया है, मानो रॉ मटेरियल परचेस करके प्रोडक्ट को बनाया, 100 के प्रोडक्ट मानो 10% वैट लगाया। अब जी 100 का प्रोडक्ट जब होलसेलर को देगा, ऑब्वियसली 100 में नहीं बेचेगा। ऐसे मान के चलते 100 में बेचा, तो होलसेलर इस प्रोडक्ट को रिटेलर को थोड़ी ना 100 में बेचेगा। 100 के साथ मानो 120, 20 रुपया ऐड कर दिया, वैल्यू एडिशन चलता रहता है।
ये जो वैट का मतलब क्या था? वैट का मतलब था वैल्यू एडेड टैक्स। अरे एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हुआ, उसके ऊपर टैक्स अमाउंट बढ़ जाता। फिर ये रिटेलर क्या करता था? इसको कंज्यूमर को बेचता था और कंज्यूमर अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट पे बैठ देता। ये सिस्टम था मेनली, ये मेनली सिस्टम था डोमेस्टिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में। सर तो जीएसटी में कुछ अलग है क्या? सर ज्यादा कुछ अलग है नहीं, ज्यादा कुछ अलग है नहीं, बट फिर भी चेंजेस हुआ है। ठीक है, फिर भी काफी चेंजेस हुआ है, मैं आपको बताऊं। अंडर जीएसटी द टैक्स इज लेवाइड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल। If the case of intrastate sales, central GST and state GST are charged. All the interstate sales are chargeable to integrated GST. मैंने बात ऐसा कहना चाहता है, जब सेम स्टेट के अंदर स्टार्टअप जीएसटी स्टेट वाइज जीएसटी का डेटा था मेरे पास। ये देखो, ये 2019-20 का डेटा है, न्यू डेटा अभी तक मुझे मिला नहीं, तो मिलेगा तो मैं दे दूंगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए, आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जब प्रोडक्ट ट्रांसफर करोगे, से फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि वेस्ट बंगाल से आपका प्रोडक्ट त्रिपुरा जाए, ठीक है, या फिर वेस्ट बंगाल से आपका प्रोडक्ट बिहार जाए, या बिहार से यूपी जाए, तो जब भी स्टेट चेंज होगा तो इसमें आईजीएसटी चार्ज करने का बात कर रहा है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो बेसिकली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन अगर सेम स्टेट के अंदर, माने राजस्थान के अंदर ही, से फॉर एग्जांपल जैसलमेर से भरतपुर, या उदयपुर, या बीकानेर से भरतपुर, ये सब राजस्थान के अंदर का बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर, कोई भी स्टेट आपका हो, सेम स्टेट के अंदर हो, तो उसमें चार्ज किया जाता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये आप लोग प्रैक्टिकली देखे होंगे। अगर किसी प्रोडक्ट में जीएसटी 18% है और अगर वो स्टेट चेंज करके आ रहा है, तो उसमें डायरेक्टली 18% आईजीएसटी चार्ज होता है। अगर वो सेम स्टेट का है तो उसमें 18% को दो हिस्सों में बांट देके 9% करके चार्ज किया जाता है। आप लोगों को ये चीज पता है, इस पर मैं क्या बताऊँ, क्योंकि ये चीज आजकल इतना पॉपुलर हो चुका है, घर घर में जब भी प्रोडक्ट परचेस होता है, ये ऑब्जर्वेशन आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें मैं आप ज्यादा नहीं बोलूँ, क्यों? क्योंकि इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल इन आवर डे टू डे लाइफ। सर सर सब कुछ इतना प्रैक्टिकल है, तो फिर इतना पढ़ाई क्यों करना? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी एज मेंशन्ड अबव। तो जीएसटी क्या है? मल्टी स्टेज है। An item goes through multiple change of hands along its supply chain, starting from manufacturer until the final sale to the consumer. रॉ मटेरियल परचेज करो, मैन्युफैक्चरर उसको प्रोड्यूस करेगा, फिर उसको वेयरहाउस के डालेगा फिनिश गुड्स बना के, फिर उसको होलसेलर को सेल करेगा, फिर सेल ऑफ द प्रोडक्ट टू द रिटेलर होगा, फिर अल्टीमेटली रिटेलर से फाइनल कस्टमर जो कंज्यूमर है उनके पास पहुंचेगा। तो मल्टी स्टेज हुआ ना। मल्टी स्टेज क्यों बोला? इसलिए मल्टी स्टेज, इतना सारा स्टेज वैट में भी था सर, ऐसा बात नहीं कि वैट में नहीं था, बट वैट के समय में और भी बहुत सारा टैक्स होता था। वैट के टाइम पे सीएसटी हुआ करता था, सीएसटी। सीएसटी माने जब स्टेट चेंज होता था ना, जब स्टेट चेंज होता था तो सीएसटी बोल के एक कॉन्सेप्ट था, माने सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए जरूरी उतना है नहीं सर, बट ओनली फॉर द कंपैरिजन पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहले क्या था, 2017 से पहले, बिफोर 2017, जब सेम स्टेट के अंदर, मानो वेस्ट बंगाल के अंदर नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये सेम स्टेट के अंदर है तो वैट लगेगा, प्रोडक्ट ट्रांसफर हो रहा है। बट जब भी स्टेट चेंज होता है, मानो दिल्ली से वेस्ट बंगाल, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है, परसेंटेज अलग होता है, वैट का परसेंटेज अलग होता है। अब इन लोगों के बीच में कोई लिंकअप नहीं होता था, कोई क्रेडिट सिस्टम कॉन्सेप्ट प्रॉपरली फॉलो नहीं होता था। मैं समझाता हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट इन जीएसटी, बात करूंगा। आप में से बहुत लोग जानते हो आईटीसी क्या है, बट अगर किसी को नहीं पता तो डोंट वरी, बताऊंगा। ठीक है, देख सकते हैं, मैं एकदम बेसिक लेवल से छोटा छोटा बात को उठा रहा हूँ। जिनका नॉलेज पहले से है ना, उनको थोड़ा लगेगा क्या सर बच्चा जैसा चीज चल रहा है। सर पहले बच्चा बन जाओ फिर बड़ा बन जाना,
ठीक है, क्योंकि बड़ा होने के लिए पहले बच्चा बनना पड़ता है। तो जरूरी है क्या? हाँ सर, बिल्कुल एकदम 100% ट्रूथ है। जो इंसान कभी बच्चा नहीं बना वो बड़ा कैसे बनेगा? ओके। अच्छा, बाइंग रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चर करो उसको, फिर वेयर हाउस में या होलसेलर को भेजो, फाइनल कंज्यूमर को सेल करो, इस तरह से प्रोसेस चलता है, मल्टी स्टेज हो गया। अब यहाँ पर एक चीज समझना है सर, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेवाइड ऑन ईच ऑफ दी स्टेज, मेकिंग इट अ मल्टी स्टेज टैक्स। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, ये बिस्किट्स बन रहा है सर, तो बिस्किट्स बनने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है सर? फ्लावर लगेगा, शुगर लगेगा, है ना, फ्लावर लगेगा, शुगर लगेगा, मैंने फ्लावर मैंने मैदा रे बाबा, है ना। आजकल आटा का भी होता है, आटा या सर छाछও तो लगবে। हाँ हाँ हाँ, छाछ छाछ। छाछ लगता है बिस्किट बनाने में? मेरा आइडिया नहीं है सर। না মানে তাহলে শেপটা করবে কি করে? किसे सेट? না মানে বিস্কুটের যে শেপ গুলো ক্রিয়েট করে তার জন্য তো একটা ছাঁচ अच्छा লাগে, ওটা छाछ তো छाछ, এমনি এমনি अच्छा করতে बुझे পারবেন। बुझे मैंने शेप दिया तो हाँ, ऑब्वियसली उसको भी तो ले सकता है। ठीक है, आटा मैदा, और मैं समझ गया ये नील को क्या बोलता है, छाछ। मैंने बेसिकली ये जो नील जो बता रहा है दैट इज बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, मैंने শেল শেল। हाँ शेल, हाँ मतलब बिस्कुट को शेप देने के लिए, शेपर है ना, बिस्कुट को एक शेप देने की डिजाइन बनाना है, मतलब आपका बिस्किट गोल बनेगा कि चपटा बनेगा, है सर, पार्ले जी टाइप होगा कि प्रिया मारी जैसा हो। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए डिजाइनिंग पार्ट, तो वो चीज बोल रहे हैं। वेरी गुड सर। और भी चीज चाहिए, जैसे एक पूरा सेटअप चाहिए सर, तुमको बेकरी बनाना है ना, तुमको बेकरी बनाना है, पूरा बेकरी में पूरा एकदम हीटिंग मशीन से लेके बहुत सारे चीज चाहिए बेकरी में जो चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ सर, कि बिस्किट बनाने के लिए आपको बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए, इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करोगे तो वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन होगा ना, प्रोसेस करोगे, मैन्युफैक्चरिंग चार्ज लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगेगा, फैक्ट्री चार्ज लगेगा, इतना सारा चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक कॉस्ट। ठीक है, ये सब कॉस्टिंग हो गया सर, आप लोग कॉस्ट पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है, लेबर कॉस्ट हो गया, पर बिस्किट्स पे या पर पैकेट पे। फिर आपका जो फ्लावर शुगर था वो बिस्किट्स में बदल गया, और फिर बिस्किट्स में एक पैकेजिंग हो, तो आपका बिस्किट्स रेडी है, वैल्यू एडिशन हो। फिर इस पैकेट में आप और भी थोड़ा वैल्यू एडिशन करोगे, है ना, थोड़ा प्रॉफिट वगैरह ऐड करोगे, फिर इसमें आप लेवल लगाओगे। ठीक है, जैसे पार्ले जी क्या करता है, पार्ले जी का अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, आपको पता है सर, पार्ले जी बिस्किट्स इतना बड़ा ब्रांड है, बट पार्ले जी का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, कभी पार्ले जी बिस्किट्स का बैक साइड देखना, बिस्किट्स का बैक साइड होता है ना पैकेट का, इधर देखना, यहाँ पर आपको देखोगे ना आपको मिलेगा। मतलब मैं जस्ट एग्जांपल के लिए पार्ले जी बोला, आप बहुत सारे कंपनी के केस में आप ये चीज देख सकते हो, इसका जो मैन्युफैक्चरर है इसमें कहीं पर भी पार्ले जी आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग कंपनी का नाम मिलेगा जहां से बेसिकली ये प्रोक्योर करता है। क्या करता है? प्रोक्योर करता है, प्रोक्योरमेंट माने जुगाड़ लगाता है, दूसरे का बिस्किट जुगाड़ लगाते हैं, फिर उसमें ब्रांडिंग करता है और फिर मार्केट में बेचता है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये देखो यहाँ पर बहुत सारे यूनिट है, मैन्युफैक्चर्ड फॉर पार्ले प्रोडक्ट्स, यहाँ पर देखो नाम लिखे मैंने, पार्ले बिस्किट्स का मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारा, अभी अभी शायद हो सकता है कि बना लिया अपना वाला, बट मैक्सिमम ये प्रोक्योर करता है, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, तो जो भी हो, तो दैट्स ए डिफरेंट पार्ट, जस्ट आइडिया दिया आपको। ये जो बोट, आप लोग जो कान में कॉर्ड यूज करते हो, बोट अपना थोड़ी बनाता है, चाइना वगैरह से मंगवाता है, हाँ, ब्रांडिंग करता है और मार्केट में बेच देता है। आजकल शायद इतना बड़ा ब्रांड हो गया, तो अभी शायद अपना R&D खोला होगा, R&D माने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर अपना कॉर्ड वगैरह शायद बना रहा होगा। ठीक है, मुझे अभी एग्जैक्टली खबर नहीं मिला है, प्राइवेट कंपनी है ना, ज़्यादा खबर नहीं मिलता। ठीक है, सो ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, बिजनेस बनाने के लिए जरूरी नहीं कि पहले ही एकदम फैक्ट्री खोल दे, नॉट लाइक दैट सर, ये
ये जो आपका जो बोर्ड का बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, बोर्ड का आप लोग जानते हो, अमन गुप्ता इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ये क्यों मैंने बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते, बिकॉज आप लोग को पता होना चाहिए कि एक चार्टर्ड क्या कर सकता है। एक चार्टर्ड क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, दुनिया हिला सकता है। ठीक है, ये जो बोर्ड का जो बिजनेस है सर, ठीक है, आप देखो इसको, ये बाहर का प्रोडक्ट लाता है, अपना ब्रांडिंग करता है, बेचता है, तो आज बिजनेस बना दिया। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जो भी हो। तो इसमें आपका ब्रांडिंग लग गया, है ना, इसमें आपका ब्रांडिंग वगैरह लग गया। ठीक है, बंद करो साइड, जरूरी नहीं है अभी। तो लेवलिंग करो आप यहाँ पर, फिर कुछ वैल्यू एडिशन करो, फिर मार्केट में बिस्किट्स ABCD पैकेट के नाम पे बिकना चालू हो जाएंगे। सो द बेसिक सिंपल प्रोसेस वैल्यू एडिशन का, फ्लावर शुगर में लेबर मटेरियल लगेगा, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगा, डायरेक्ट कॉस्ट लगेगा, बिस्किट्स पैकेट बनेगा, उसमें वैल्यू एडिशन होगा कुछ, फिर लेवलिंग होगा, फिर उसमें वैल्यू एडिशन होगा, फिर वो मार्केट में दाम सेल प्राइस के साथ आ जाएगा। अब क्या कॉन्सेप्ट है सर, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। ए मैन्युफैक्चरर हु मेक्स बिस्किट्स, फ्लावर खरीदेगा, अदर मटेरियल, द वैल्यू ऑफ इनपुट इंक्रीज व्हेन द शुगर एंड फ्लावर आर मिक्स्ड एंड बेक्ड इनटू बिस्किट्स। The manufacturer then sells these biscuits to the warehousing agents who packs large quantity of biscuits in cartons and labels it. And this is another addition of value. उनको लेबर का कॉस्ट भी देना है, एंड फिर उसको warehousing agent ने उसको रिटेलर के पास भेजेगा। The retailer package the biscuits in smaller quantities and invest the marketing of the biscuits, है ना, मार्केटिंग करना है, thus increasing its value. GST is levied on these value additions. और जो हर केस में जो वैल्यू एडिशन होता है, GST उसी पे लगता है। That is the monetary value added at each stage to achieve the final sale to end customer. यानी एंड कस्टमर पे जाते जाते एवरी स्टेज में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, GST बेसिकली इस पे लगता है। अब कैसे होता है बताओ। अच्छा, GST के बारे में और एक बात सुन लो, GST डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड माने पहले जो वैट हुआ करता था वो डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं था। जहां से प्रोडक्ट सेल होता था, जहां से प्रोडक्ट सेल होता था, वैट का कलेक्शन वो स्टेट करता था, माने प्रोक्योरमेंट बेस्ड था। माने पहले क्या था, अगर वेस्ट बंगाल का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, बात को समझे सर, वेस्ट बंगाल का प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो वैट वेस्ट बंगाल को मिलता था। तमिलनाडु का प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो तमिलनाडु को वैट मिलता था, कलेक्शन। लेकिन GST ऐसा नहीं है, GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड, माने जिस स्टेट के पास प्रोडक्ट पहुंचेगा वो स्टेट GST कलेक्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है सर, consider the goods manufactured in Maharashtra and sold to the final consumer in Karnataka. Since the goods and service tax is levied at the point of consumption, the entire tax revenue will go to Karnataka and not to Maharashtra. सर इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मन में चल रहा है ना, प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ होता है, जो स्टेट ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है उनके लिए दिक्कत है, जो स्टेट ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है उनके लिए दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। माने मैं आपको बताता हूँ, इस प्रॉब्लम का बहुत बहुत मुश्किल हुआ बिल पास करने में, सेटलमेंट करने में, काउंसिल मीटिंग में बहुत दिक्कत होता था। GST काउंसिल मीटिंग अगर आप जानना चाहते हो ना, ये GST का एक काउंसिल है, ये देखो, ये GST काउंसिल है जो गवर्नमेंट का साइट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो दिल्ली में है सर। GST काउंसिल के साइड में कब क्या मीटिंग हो रहा है वो लोग डिसाइड करता है। ठीक है, ओपन क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं सर, सरकारी साइट का कोई खबर मिलता नहीं, जो भी हो, जब खबर मिले तो देख लेना। तो मैं बस इतना कहना चाहता कि बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करता है। जैसे इंडिया का टॉप मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स में तमिलनाडु का नाम आता है, महाराष्ट्र का नाम आता है। ठीक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सब टॉप लेवल मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स है। आप देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी समझ में आ सकता है आपको। ठीक है, तो सर प्रॉब्लम क्या है, सर प्रॉब्लम ये है, जो स्टेट ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा और उसका प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में जाएगा, जैसे मानो तमिलनाडु से प्रोडक्ट झारखंड जा रहा है, लेकिन जिसके पास जा रहा है उसको टैक्स कलेक्शन होगा। सर ये तो खराब बात हो गया, ये तो खराब बात हो गया। सर प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया,
जिसको कॉम्पेंसेशन सेस कहते हैं, बट कोई उपाय नहीं था सर, कॉम्पेंसेशन सेस के छोड़ के कोई उपाय नहीं था। इसीलिए अभी भी पेट्रोल डीजल जीएसटी पे नहीं लाया गया सर, यही वन ऑफ द मेन रीजन है। इसीलिए अभी भी तंबाकू, गुटखा, पान पराग ऐसे प्रोडक्ट को बैन नहीं किया जा सकता। इंडिया जैसे कंट्री में पैसा का इतना जरूरत है, पान पराग गुटखा को बैन कर देना चाहिए ना। एक प्रोग्रेसिव नेशन होने के नाते ये सब गुटखा, पान पराग, बीड़ी, सिगरेट बंद करो। ये सब खा के कुछ हो तो नहीं रहा है, लेकिन क्या है ना, सरकार का टैक्स कलेक्शन सीन टैक्स लेता है। सीन टैक्स माने पाप करो आप, सरकार लेगा टैक्स, इसलिए इसको सीन टैक्स कहते हैं। माने हम लोग पाप करेंगे, सरकार हमसे टैक्स लेगा। इसलिए हाई रेट में सिगरेट बिकता है, हाई रेट में पान पराग बिकता है, हाई रेट में तिरंगा बिकता है, गुटखा बिकता है, क्योंकि सरकार यहाँ से जो कलेक्शन करता है ना, वो बाकी स्टेट को कॉम्पेंसेट करता है जिस स्टेट का लॉस होता है, जैसे कि तमिलनाडु को, जैसे कि कर्नाटका को, महाराष्ट्र को, गुजरात को, बड़े स्टेट को जिनका मैन्युफैक्चरिंग हाई है। समझ रहा है सर? सर ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा सर, होगा, थोड़ा समय लगेगा। देश का नाम भारत है, पॉपुलेशन का बाढ़ है, लोगों में अभी भी इलिटरेसी है, अभी भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, अपना कल्चर से भाग रहा है, बहुत प्रॉब्लम है देश में। जिस दिन हम अपनापन में आ जाएंगे, धीरे धीरे देश बन जाएगा सर। देश जिस दिन बन जाएगा, डेवलप, मतलब हम लोग पहले काफी डेवलप थे ना, तो हमारा डेवलपमेंट जिस दिन हमारा पुराना डेवलपमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आप समझ रहे ना, शायद उस दिन ये सब प्रॉब्लम से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। बट फिर भी इसमें ज्यादा मैं बात नहीं करूँगा। तो मैं बस इसका जवाब दे रहा था कि भाई डेस्टिनेशन बेस्ड में प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ा स्टेट है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग हाई है, उनका तो लॉस, अब उनको लॉस को भरपाई करने के लिए कॉम्पेंसेशन सेस का जरूरत है। मैं आगे आगे चर्चा करूंगा आपके साथ कॉम्पेंसेशन सेस का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट और डिटेल्स, लेकिन फिलहाल जस्ट आइडिया दिया। अच्छा, इसमें मैं बात कर चुका हूँ, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी कब आया, कैसे आया, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी सर, ये इसी में तो तब से बोले जा रहा हूँ मैं, वन नेशन वन टैक्स। हाँ सर, ज्यादा कॉम्प्लाइंस नहीं, हर जगह में अलग अलग जगह में रेट टैप नहीं, यहाँ टैक्स दो, वहाँ टैक्स दो। हाँ, इतना टैक्स देते देते बिजनेस का आधा, मतलब क्या बोलते हैं सर उसको, स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता है, स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैनेजमेंट, हर जगह में अलग अलग मैनेजमेंट, करप्शन भी ज्यादा। ऐसे ही करप्शन का प्रॉब्लम हमारे देश में है ना। GST has replaced multiple indirect taxes which were existing under previous tax regime. Advantage of having one single tax means every state follow the same rate for a particular product or service. जब देश एक है तो टैक्स सिस्टम एक क्यों नहीं होगा? इसमें तो विरोधिता होना ही नहीं चाहिए था, ऐसे कॉन्सेप्ट में विरोधिता होना ही नहीं चाहिए था, पर फिर भी विरोधिता हुआ। विरोधिता माने ऑपोज, मतलब हमारे देश में पॉलिटिक्स ऐसा हो गया, देश का जनता का अच्छा बुरा भला मत देखो, अगर मैं अगेंस्ट में हूं तो मुझे अपोज होना चाहिए, तो मैं अपोज करूंगा। अरे भाई, किस बात पे अपोज कर रहे हो? ठीक है, ये चीज समझना चाहिए कि देश जब एक है तो टैक्स एक क्यों नहीं होगा, बस यही बात है सर। ठीक है, आजकल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हो, जो भी हो। अरे बात, लेकिन यात्रा तो बंद हो गया ना। चलो ठीक है, मैं बस ऐसे ही, मैंने कहने का मतलब और कुछ नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि भारत जुड़ा हुआ है सर, इसको जोड़ने का नाम करके जबरदस्ती कोई मतलब नहीं है। मतलब ये बताना चाहते कि प्रॉब्लम, जितना भी छोटा मोटा प्रॉब्लम उसको और बढ़ावा दे दिया जाता है। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। मैं जस्ट अपना एक ओपिनियन दिया। मैं कहना ये चाहा कि वन नेशन वन टैक्स माने ये एक देश जुड़ा हुआ है, इसी का बात करना चाहता हूँ। लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, अरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नागालैंड से लेके गुजरात तक, देश एक है तो टैक्स भी एक ही होना चाहिए, है ना। दैट इज दी वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। लेकिन सर दुख की बात यह है कि भारत का संविधान हर किसी को इतना पावर देके रखा है, हर किसी को इतना पावर देके रखा है डेमोक्रेसी के नाम पे, कि अच्छा चीज जब भी होता है उसको पास करने में समय लग जाता है, और अच्छा तो दिखता ही नहीं है। अगर मानो कि मैं प्रो बीजेपी हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप में से कोई कांग्रेस हो
तो बोलेगा नहीं सर बीजेपी को फेवर कर रहे हैं, मैंने अगर मैं कांग्रेस हूँ तो मैं अगेंस्ट में जाऊंगा। या फिर उल्टा, मानो कि मैं कांग्रेस हूँ आप बीजेपी हो, तो हम लोग एक मतलब बात करने के टाइम पे ना अपोज करेंगे, इसमें देश का अच्छा बुरा भला कॉमन पॉइंट में कभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा कल्चर बन गया है। ये दुख है सर, यही दुख है। चलो ठीक है, अब मेरे दुख से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं क्यों बोला ये सब बातें, क्योंकि जीएसटी का पर्पस था ताकि हर स्टेट में सेम रूल फॉलो। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज इजियर विद सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडिंग द रेट्स एंड पॉलिसीज। Common law can be introduced, such as e-way bills for goods and transport, e-invoicing for transactions reporting. Tax compliance is also better as taxpayers are not bogged down with multiple return forms and deadlines. Overall, it is unified system of indirect tax compliance, जो आज solution हो चुका है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस हो चुका है और भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। इसके लिए आप विजिट करो gst.government.in। ये क्या है सर ये जीएसटी का साइट है। इसके थ्रू से आप हर तरह का फॉर्म, कितना फॉर्म होता है, क्या फॉर्म का क्या ड्यू डेट होता है। जो लोग रिसेंट कंप्लीट किया एक बार जीएसटी, वहां पर मैंने ये सारा बात डिस्कस किया सर, एवरीथिंग मैंने डिस्कस किया कि भाई किस काम के लिए क्या फॉर्म चाहिए, क्या ड्यू डेट होता है। एक यूनिफाइड इंटरफेस, एक यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉर द होल कंट्री। वैट के जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था। आप सोच भी नहीं सकते कि एक कंट्री को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाना कितना जरूरी था। एडमिनिस्ट्रेशन कॉमन पॉइंट में आना कितना जरूरी था। ये बहुत पहले आ जाना चाहिए, बट वही द ग्रेट इंडियन पॉलिटिक्स, जिसको इतना समय दिया, एक सिंपल लॉ को पास होने में 2000 से 2017 साल लग गया। चलो भाई, अब किस्मत कैसे बदलेगा सर, कर्म करने से। और कर्म करने में इतना देरी होता है तो फिर सोचो किस्मत का क्या हालत होगा। चलो ठीक है सर, जीएसटी को लेके माथा व्यथा आज तो और उतना है नहीं, अब बस जो भी है इम्प्लीमेंटेशन पे है। तो यही जीएसटी का मेन पर्पस था। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट था, ई वे बिल। आज रास्ते में गाड़ी चलता है तो गाड़ी में कौन सा माल है, कहाँ जा रहा है, इसका डिटेल्स, ऑथेंटिक प्रूफ। कोई गलत सामान तो नहीं लेके जा रहा है, कोई आतंकवादी तो है नहीं, सारा प्रूफ मिल जाता है एक सिस्टम सही होने पे। जैसे आज जीएसटी में ऐसा समय आ गया है कि ई वे बिल, आज अगर गाड़ी में कोई भी सामान हाईवे से लेके जाना है, स्पेशली अगर लंबा रूट में जाना है, तो ई वे बिल मस्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हो सर, ई इनवॉइस, यहाँ पर आप सर्विस में जाओ, ई वे बिल सिस्टम दिखाई देगा आपको, जिसके तहत एक दूसरा पोर्टल बनेगा। क्लिक हियर टू गो टू ई वे बिल पोर्टल। प्रोसीड करता हूं तो हमें लेके आते हैं सर ई वे बिल पे। ये सब सिस्टम डेवलप हुआ है कि आज गाड़ी रास्ते में चलता है तो उसका चालान ऑनलाइन में कट जाता है, क्या सामान है क्या नहीं है, ईच एंड एवरी डिटेल्स के साथ। ठीक है, ओके सर, कोई बात नहीं, थोड़ा ओपन होने में समय लगा। सर ई-वे बिल सबसे जरूरी किसको है बनाना? सर जो बेसिकली गुड्स का सेलर है, ठीक है, जो गुड्स सेल कर रहा है, और ट्रांसपोर्टर को। हाँ बोलो सर। मतलब ये पूछ रही हूँ, जो अलग स्टेट में सेल कर रहा है या अलग कंट्री, ऐसा कुछ? ई-वे बिल तो बनाई हूँ वो मैं समझ नहीं पाई कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्यों बनाया नहीं सर, जाता है। ज्यादातर केस में जब स्टेट चेंज होता है ना गुड्स का, ये इसके ऊपर क्लास है पूरा डिटेल्स में, रिसेंटली करवाया मैंने, फिर भी आप पूछे तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। ई-वे बिल इज मैंडेटरी फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 इन मोटराइज्ड कन्वीनियंस। मोटराइज्ड माने अगर मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर है, ठीक है, मतलब जैसे कि नॉर्मल अगर मैटाडोर वैन वगैरह या ट्रॉली वगैरह में जाता है ना, उसके लिए ई-वे बिल नहीं है। अगर गुड्स का मूवमेंट स्टेट चेंज होके जा रहा है ना, तो आपको ई-वे बिल बनाना चाहिए। मैंने एक बंगाल से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से उड़ीसा, ठीक है, दैट इज द रीजन। और अगर 50,000 के ऊपर का वैल्यू है तो ई-वे बिल मस्ट। जो रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर्स होते हैं, हाँ बोलो सर। तब यहाँ पे वो चीज देखा जाएगा, अगर अदर स्टेट में जा रहा है 50,000 से ऊपर जा रहा है। जी सर, ये मेन पर्पस, ये मेन पर्पस। इसके साथ और भी डिटेल्स है,
आप मैंने रिसेंटली जो क्लास कवर किया ना ई वेबल पे, सिर्फ और सिर्फ ई वेबल पे रखा गया है, वहां पर आप जाके चेक करना, और भी डिटेल्स बोला गया ई वेबल के रिगार्डिंग। ठीक है, आज तो सर एक बेसिक बार आप क्लास है। शेयर कर देंगे। अच्छा, मैं फिर से शेयर कर दूँ? ठीक है, मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, बट आपका हाँ कभी वो तो गुम हो रहते जाता है। हैं ऑफिस के चक्कर में टाइम पे क्लास ही नहीं कर पाती हूँ कभी। सर यही तो चक्कर है, डायरेक्ट एंट्री का यही चक्कर है, मैं सबको बोलता रहता हूँ। जैसे डायरेक्ट एंट्री हम्म, बहुत अच्छा है, बट डायरेक्ट एंट्री में पढ़ने का समय ना मिले तो बहुत मुश्किल है। चलो ठीक है, अभी तो बेसिक में चर्चा कर रहे हैं सर, एडवांस लेवल डिस्कशन धीरे धीरे आ जाएंगे। और जिनको जल्दी है एडवांस टॉपिक कंप्लीट करने का, वो मेरे से बैकअप लेके एडवांस टॉपिक को कंप्लीट कर सकता है। अच्छा, टू सबसम में मेजोरिटी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, मैंने इंडिया में जितना पुराना सिस्टम था वैट के समय में, ठीक है, वैट, सर्विस टैक्स, ये भी बहुत था सर, सर्विस टैक्स। अगर कभी 2015-16 का टाइम याद करो आप लोग, अगर आप लोगों में से इतना भी आप लोग छोटे नहीं थे, 15-16 में बड़े ही थे, 2015-16 के टाइम पे अगर आप एक पिज्जा खाने जाते थे, हाँ सर, पिज्जा खाने भी जाते थे ना, पिज्जा में वैट भी लगता था, पिज्जा में सर्विस टैक्स भी लगता, याद करो। वैट लग जाता था मानो 14% का, सर्विस टैक्स लग जाता था 13% का, ऐसा कुल मिला के सिर्फ 30% के आसपास टैक्स देके आ जाते थे। माने अगर 100 टका का पिज्जा है तो 30 टका सिर्फ वैट में चला जाता था, वैट और सर्विस टैक्स। तो कहने का मतलब इतना है कि सर पुराने जमाने में टैक्सिंग सिस्टम, वैट सिस्टम, मतलब 2017 से पहले और भी बहुत सारे टैक्स एक साथ सामने आ जाते। तो जीएसटी का एक ही पर्पस था कि इतना ज्यादा टैक्स ना हो, ठीक है, इतना ज्यादा टैक्स ना हो और इतना डिपार्टमेंट ना हो। अब और उसमें भी एक प्रॉब्लम था, कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट चलाता था तो कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता था। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई सेंट्रल और स्टेट में तो ऐसे ही मारा मारी है, अगर दोनों का गवर्नमेंट अलग है ना, दोनों का गवर्नमेंट अगर अलग है तो ऐसे ही मारा मारी है। मैंने जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ दिल्ली का हमेशा एक तू में लगा रहता है। मैंने आज तक वेस्ट बंगाल का एक कहानी बता रहा हूँ यहाँ पे। मैंने आज तक 1990 से हम लोगों का मेरा जन्म है सर, उसके बाद से लेके उससे पहले का भी अगर मैं बात करूं, उससे पहले का भी अगर मैं बात करूं, फ्रॉम 1947 से लेके तक, स्टार्टिंग में तो कांग्रेस अकेला ही था, स्टार्टिंग में तो कांग्रेस ही था पूरा देश भर में, तो बंगाल में भी वही था, क्योंकि उस टाइम पे तो क्या ऐसे और कोई पार्टी तो उस टाइम पे फॉर्म हो भी नहीं सकता था, क्योंकि अभी अभी ब्रिटिश गया था 47 के बाद, तो फिर और क्या पार्टी। लेकिन 77 ऑनवर्ड्स, 77 के बाद से अगर मैं बंगाल का बात करूं तो यहाँ पर सीपीआईएम गवर्नमेंट था, जो 2011 तक यहाँ पर चला। 2011 से लेके 2000 अभी कितना चल रहा है, 23 चल रहा है, अभी टीएमसी का सरकार चल रहा है, ममता दीदी का। लेकिन इससे पहले सेंट्रल में कभी कांग्रेस रहा है तो कभी बीजेपी रहा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वेस्ट बंगाल में भी कांग्रेस है और सेंट्रल में भी कांग्रेस है, या फिर ऐसा भी मुझे देखने को नहीं मिला कि कभी बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी है। तो प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, इसमें प्रॉब्लम यही है कि भाई तालमेल नहीं होता है, ठीक है, तालमेल में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये तालमेल थोड़ा सेम स्टेट होने से थोड़ा सुविधा होता है, डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। बाकी जैसे इस बार मैं बहुत लोगों को बोला था कि भाई एक चांस है, सेंट्रल में बीजेपी है, वेस्ट बंगाल में कुछ सालों के लिए बीजेपी को लाओ, पसंद ना हो तो चेंज कर दो, बट कम से कम सेंट्रल के साथ एक सिंक तो बन जाएगा, क्या होता देखा जाता, बट हुआ नहीं सर, किस्मत खराब है। जो भी हो, एक मौका बना था बट वो भी हाथ से गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इतना जरूरी थोड़ी होता है, सर जरूरी होता है सर, हर चीज जरूरी है, ये सारा खेल पॉलिटिकल खेल, पॉलिटिक्स ही है जो हमारा किस्मत तय करता है। हम लोग बोलेंगे पॉलिटिक्स खराब है, ये गलत बात है, पॉलिटिक्स खराब नहीं है, पॉलिटिक्स को खराब करके करवाया जाता है, दैट्स व्हाई पॉलिटिक्स खराब। अच्छा, जीएसटी के पीछे और क्या कारण था? अंडर जीएसटी ऑल द मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस सबसम्ड हो गया इनटू वन, एंड इट इज ग्रेटली रिड्यूस द कॉम्प्लायंस बर्डन, टैक्स पेयर्स का कॉम्प्लायंस बर्डन कम हो गया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो गया। कैस्केडिंग इफेक्ट मैं बताऊंगा सर आपको, कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे मतलब बेसिकली इरेज हुआ, जो वैट में प्रॉब्लम था,
इसके ऊपर थोड़ा स्पेशल चर्चा करने वाला हूँ। ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है एग्जाम के लिए कि भाई कैसे वैट का जो कैस्केडिंग प्रॉब्लम था इसको जीएसटी ने सॉल्व किया। आई विल डिस्कस इट। और क्या सर, टू कार्ब इवेशन, हाँ ये बहुत ज्यादा था वैट के टाइम पे। जीएसटी इवेशन बहुत होता था, मैंने टैक्स इवेशन, मैंने टैक्स का चोरी या टैक्स पे ना करना, जो जीएसटी आने के बाद बंद हुआ है। एक बात याद रखो सर, बिना जीएसटी का देश आगे नहीं बढ़ सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता। अब अगर जीएसटी जो जीएसटी देने के लिए लायबल है, अगर वो भी जीएसटी में चोरी करेगा तो फिर भाई ओवरऑल देश के लिए खराब है। हाँ इंडिविजुअल को फायदा हो सकता है कि भाई मैंने नहीं दिया मेरा फायदा, बट बात ये है कि अगर ये ओवरऑल देखा जाए, देश के हित में देखा जाए, तो ये बहुत गलत बात है। बाद में हम ही लोग चिल्लाते हैं, देखो कैसा सरकार है, एक स्कूल तक ठीक से बनाया नहीं, कैसा सरकार है एक हॉस्पिटल तक ढंग से बनाया नहीं, कैसा सरकार है रास्ता तक ठीक से बना नहीं। जब ऑक्सीजन का लाला पड़ा था कोरोना टाइम पे, ऑक्सीजन प्लांट नहीं है ना भारत में इतना, हम लोग चिल्लाना चालू कर दिए थे। आप सोचो कि अगर अभी सरकार ऑक्सीजन प्लांट बनाने में खर्चा करना चालू कर देगा, फिर सब चिल्लाएगा। देखो कोई काम धंधा है नहीं, ऑक्सीजन प्लांट बिठा रहा है, ऐसे ऑक्सीजन का कमी है क्या? तो कुछ भी करो, जनता को प्रॉब्लम हमेशा है। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट सबसे बड़ा चीज, हम लोगों को एक जिम्मेदारी मिलता है कि भाई टैक्स तो पे करो, उसमें भी प्रॉब्लम, हम लोग इवेजन करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। चलो ठीक है। और एक चीज, जीएसटी में और क्या सुविधा हुआ, तो इंक्रीज द टैक्स पेयर्स बेस। टैक्स पेयर्स बेस बड़ा है, पहले से बहुत सारे लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से लोन, सब्सिडी कॉन्सेप्ट, बहुत सारे चीज बन रहा है, और ऑनलाइन प्रोसीडियर बड़ा है ना, इसलिए काफी सारे लोग जो बाद में, पहले क्या होता था ना, बाद में सरकारी ऑफिस में जाओ, है ना, इस ऑफिसर का बात सुनो, उस ऑफिसर का बात सुनो, आजकल घर बैठे बैठे हो जाए भाई, काम खत्म। सर ये सब बेनिफिट आप लोग एक बार खुद से भी गो थ्रू कर सकते। एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, मेन एडवांटेजेस ये सब है सर। रिमूविंग द कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसका चर्चा मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुआ है कंपेयर टू वैट वगैरह से। कॉम्पोजिशन स्कीम मिला है स्मॉल बिजनेसमैन को, जो पहले नहीं था, ठीक है। सिंपलर ऑनलाइन फैसिलिटीज फॉर जीएसटी कॉम्प्लायंस, जो पहले नहीं था। रिलेटिवली लेसर कॉम्प्लायंस अंडर जीएसटी, वैट से कम है, वैट सर्विस टैक्स से कम है। नियम का बहुत ज्यादा झमेला था पहले, कॉम्प्लायंस का कम हुआ है। डिफाइंड ट्रीटमेंट ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटीज, मतलब ऑनलाइन बिजनेस का बोलबाला हुआ है। मतलब पहले क्या था, सिर्फ जिसके पास पैसा है वही ऑफलाइन बिजनेस करे तो चलेगा, बट आजकल अगर आपके पास कैपिटल कम भी है ना, आप ऑनलाइन बिजनेस करके भी अपना बिजनेस को बना सकते हो। एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक सबसे बड़ा चीज, मैं आपको पहले ही बोलूं, हर स्टेट के बॉर्डर में, चेक पोस्ट में इतना झमेला होता था, ई वे बिल आने के बाद, है ना, जीएसटी आने के बाद लॉजिस्टिक इतना एफिशिएंट हुआ है कि पर डे करोड़ों का बचत होता है गवर्नमेंट को, जिसका पैसा सरकार दूसरे जगह में खर्चा भी कर पाता है। एंड लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड रेगुलेटिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। पहले जो अनऑर्गेनाइज था वो रेगुलेटेड हो गया, वो रेगुलेटेड हो गया, माने टैक्स सिस्टम के अंदर सबको इंक्लूड किया जा रहा है, जो पहले नहीं होता था। और नहीं होने का कारण क्या प्रॉब्लम था, करप्शन ज्यादा था, वो सब प्रॉब्लम दूर हो रहा है। देश को एक सिस्टम के अंदर लाना जरूरी है। कुछ लोग बोलेगा मैं रहूंगा, कुछ लोग बोलूंगा मैं नहीं रहूंगा, दादागिरी करूंगा, पॉलिटिकल चमचागिरी दिखाऊंगा, ये सब नहीं चलेगा। बिजनेस करना है सिस्टम करके करना, सबके लिए बराबर, तभी ना देश है एक ऐसा देश जिसमें सब बराबर हकदार हो, तब ना देश है ना। चाहे कोई भी, मतलब पहले जमाने में एक होता था ना जाति धर्म ऐसा, अभी का भारत अलग है, इसमें जाति धर्म कुछ नहीं है, सिंपल बात है भाई, सबका इक्वल अधिकार, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, बस इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हर देश में होता है सर, उसको इतना दिमाग में नहीं रखना चाहिए। अच्छा ही देखो तो अच्छा ही नजर आएगा, बुरा ही देखोगे तो बुरा ही नजर आएगा। सर कंपोनेंट ऑफ जीएसटी क्या है, ये सब मैं बोल चुका हूँ। स्टेट के अंदर हो सीजीएसटी एसजीएसटी, स्टेट चेंज हो जाए तो आईजीएसटी। सर इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोल चुका हूँ। जैसे देखो अभी एक एग्जाम्पल करेंगे सर,
अभी एक एग्जाम्पल करेंगे। मैं ज्यादा क्यों नहीं पूछ रहा हूँ जानते हो, क्योंकि आज जीएसटी का एकदम इंट्रोडक्शन लेवल क्लास है और सारा टॉपिक आप लोग ना इजीली समझ जाओगे, इसलिए मैं ज्यादा पूछा नहीं, मैं चुपचाप पढ़ाता गया। ठीक है, जब टॉपिक थोड़ा हार्ड हो जाए मैं पूछता रहता हूँ बीच बीच में कि सर समझ में आया, कि सर समझ में आया। मैंने आज पूछा ही नहीं क्योंकि मुझे पता है आज सब समझ में आएगा। देखो सर, जब से जीएसटी आया, अगर एक ही स्टेट के अंदर सेल चल रहा है ना तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। हाँ, अगर यूनियन स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी है, स्टेट की जगह अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटी जीएसटी भी लगता है। ठीक है, और अगर आप अदर स्टेट में सेल करते हो तो आईजीएसटी लगता है। पुराने जमाने में क्या होता था, वैट, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स लग सकता था। ठीक है, दूसरे स्टेट के केस में सेंट्रल सेल्स टैक्स मैंने सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स ऐसा लगता है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता था, रेवेन्यू विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। There will be only one type of tax in case of interstate sale. The center will then share the IGST revenue based on the destination of goods. तो बेसिकली जीएसटी में क्या हुआ है सर, दोनों स्टेट और सेंट्रल के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जीएसटी, जो भी अर्निंग होगा, और आईजीएसटी का कलेक्शन सेंटर करेगा, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, और फिर बाकी रेवेन्यू के बेसिस में डेस्टिनेशन के ऊपर डिपेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगा जिस स्टेट का हकदार होगा उसको। सर ये सब चर्चा और मैं आगे करूंगा, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सर वीडियो अटक गया है। क्या रे, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर अब आ रहा है। बाकी लोगों को आया नहीं? यस सर, अब आ रहा है। आप कुछ देर अच्छा, के लिए गायब हो गए थे। यस सर। गायब हो गए थे, कुछ नेटवर्क इशू था सर, कुछ नेटवर्क इशू। यस सर। कहाँ तक सुने हो फिर, मेरा बात कहाँ तक सुन पाए हो? ये गुजराती पंजाबी सुने थे क्या? नहीं सर। चलो ठीक है। स्क्रीन शेयर है? नहीं सर। नो सर। अभी? हाँ अब आ गया। ओके सर। जैसे कि मैं आपको क्या बता रहा था कि सपोज मानो कि गुजराती डीलर है और एक पंजाबी डीलर है, मैंने पंजाबी मैंने पंजाब से है, गुजराती मैंने गुजरात से है। डीलर इन गुजरात हैज सोल्ड द गुड्स टू अ डीलर ऑफ पंजाब, 50,000 का, टैक्स है 18% का। तो जब गुजरात से पंजाब में गुड्स जाएगा तो कौन सा टैक्स लगेगा सर? आईजीएसटी। इन सच ए केस द डीलर हैज टू चार्ज आईजीएसटी ऑफ ₹9,000। ठीक है, आईजीएसटी ऑफ ₹9,000 एंड दिस रेवेन्यू विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। डीलर क्या करेगा, गुजराती डीलर पंजाब से पंजाब को सेल कर रहा है, 50,000 का प्रोडक्ट है, तो 50,000 में 18% कितना होता है बोलो?
9,000 होता है ना। अब ये 9,000 किसके पास जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। The same dealer sell goods to a consumer in Gujarat worth rupees 50,000. The GST rate on goods is 12%, and this rate comprises CGST and SGST. माने जब गुजरात के अंदर चलेगा, गुजराती गुजराती को ही बेच रहा है। सिंपल एग्जांपल, गुजराती 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 को ही बेच रहा है, माने गुजरात के अंदर गुजराती टू गुजराती। तो 12% जीएसटी रेट है, 6% में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये कौन से स्टेट को मिलेगा, ये स्टेट को मिलेगा। The dealer has to collect 6,000 as goods and service tax, 3,000 will go to central government and 3,000 will go to Gujarat government. Since sale is within the state, since sale is within the state. अब आपके मन में चल रहा है सर तब तो स्टेट का प्रॉब्लम हो गया, सारा पैसा तो सेंट्रल ले लिया, माने 9,000 का इधर सेंट्रल के पास चला जाएगा, इधर 6,000 में 3,000 सेंट्रल के पास, 3,000 स्टेट के पास चला जाएगा, तो फिर ज्यादा तो सेंट्रल लिया। सर नहीं, जब जब सेम स्टेट के अंदर बात होता है, जब सेम स्टेट के अंदर होता है तो जो भी टैक्स अमाउंट होता है ना, जो भी टैक्स अमाउंट होता है, हम दोनों पैसे को दोनों स्टेट और सेंट्रल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे इक्वल। लेकिन जब बात आता है आईजीएसटी का, जब बात आता है आईजीएसटी का, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो कलेक्ट करता है ना, इसका एक हिस्सा वो स्टेट को बाद में कन्वर्ट करता है, स्टेट को कन्वर्ट करता है। आईजीएसटी का हिस्सा वो स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल अकेला ही रखता है, लेकिन जाएगा सेंट्रल के पास, बिकॉज वो इंटर स्टेट है ना। तो इंटर स्टेट में दोनों स्टेट में कौन सेटल करेगा, तो कोई तो बीच में आना चाहिए। माने गुजराती जब पंजाबी को बेच रहा है तो गुजरात बोलेगा मेरे को दे दो, पंजाब बोलेगा मेरे को दे दो। नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके लिए गुजरात भी जितना है पंजाब भी उतना है ना। सेंट्रल बाइफरकेट नहीं कर सकता, सेंट्रल किसी भी स्टेट के बीच में बाइफरकेशन नहीं कर सकता, उनके लिए सभी स्टेट सेम है, ठीक है सर। ऐसा बात है क्या सर, ऐसा ही बात है। आई होप आपको समझ में आया ये वाला बात। बोलो कि किस तरह से टैक्स कलेक्शन होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है रेवेन्यू का। हेलो टेल मी सर, समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, जीएसटी से पहले क्या था मैंने आपको बताया, फिर भी यहाँ पर लंबा लाइन है, आप चेक कर सकते हो। जीएसटी आने से पहले हमारे देश में कितना सारा टैक्स हुआ करता था। प्री जीएसटी रेजिम, प्री जीएसटी रेजिम, सेंट्रल एक्साइज, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स। कस्टम्स आज भी है बट तब भी था, अब भी कस्टम्स है। सेस, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, पॉपुलर में से सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करोगे टैक्स, बिजनेस गाड़ी के लिए, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। बाप रे बाप, आज की डेट में ये सारा चीज रिप्लेस हो चुका है और 3 नाम में बदल गया है सर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। However, certain taxes such as GST levied for the interstate purchase at a concessional rate of 2% by the issue of utilization of Form C is still prevalent. कुछ taxes मतलब GST levied for interstate purchase के केस में अभी भी कुछ taxes हैं 2% के रेट में, जिसको Form C के थ्रू से अभी भी देखने को मिलता है। बट एक इंटरेस्टिंग केस ऐसा है सर, इट अप्लाइज टू सर्टेन नॉन जीएसटी गुड्स। कुछ नॉन जीएसटी गुड्स है, क्या क्या चीज को अभी भी जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया है। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम लोग पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैस, एटीएफ माने जो एरोप्लेन चलाने का फ्यूल है
अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मैंने जिसको हम लोग दारू कहते हैं या मौत बोलते हैं बंगाली में, ठीक है, ये सब में अभी भी जीएसटी नहीं लगाया गया है। खबर है मार्केट में, कोशिश है मार्केट में कि भाई एटलीस्ट पेट्रोल डीजल को तो लाओ जीएसटी के अंदर, बट इतना आसान नहीं है। इसके ऊपर मेरा एक स्पेशल वीडियो है, मेरे क्लास है, बेसिकली स्पेशल क्लास है, आप चाहो तो देख सकते हो कि क्यों पेट्रोल और डीजल पे केस स्टडीज था मेरा। मैंने एक क्लास करवाया था जिसमें केस स्टडीज करवाया था कि क्यों पेट्रोल डीजल पे अभी तक जीएसटी नहीं लगाया गया। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है, आप मेरे से कलेक्ट कर लेना, मैं लिंक दे दूँ। ओके, देखो सर, हाउ हैज जीएसटी हेल्प्ड इन प्राइस रिडक्शन? हाउ हैज जीएसटी हेल्प्ड इन प्राइस रिडक्शन? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग पहुंच रहे हैं कि किस तरह से जीएसटी प्राइस को रिड्यूस किया। मैंने वैट के समय में क्या प्रॉब्लम था, जिस प्रॉब्लम को न्यू रिजिम में चेंज किया गया, ठीक है, मैंने जीएसटी लाने के बाद, ड्यूरिंग द प्री जीएसटी एवरी परचेजर इंक्लूडिंग द फाइनल कंज्यूमर, every purchaser including the final consumer paid tax on tax, and this condition of tax on tax is known as cascading effect of tax. तो चलो इस ये वाला प्रॉब्लम भी आप समझ जाओगे कि व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स होता था, मैं बताता हूँ कैसे। जीएसटी has removed the cascading effect and tax is calculated only on the value addition at each stage of the transfer of ownership. सर कैसे होता है, गौर से देखो, समझ में आ जाएगा। कैस्केडिंग इफेक्ट जो वैट में था वो जीएसटी कैसे एलिमिनेट किया है, प्लीज लास्ट 5-10 मिनट का बात है, ध्यान से देखो। The indirect tax system under GST will integrate with country with a uniform tax and it will improve the collection of tax as well as boost the development of the Indian economy by removing the indirect tax barriers between states। ठीक है, एक एग्जाम्पल चलो देखते हैं। सर पहले हम लोग पुराना सिस्टम में देखेंगे, फिर हम लोग जीएसटी में देखेंगे। पहले हम लोग ओल्ड सिस्टम पे देखेंगे, फिर हम लोग जीएसटी में देखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग जीएसटी में देखेंगे। ये दोनों कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ओल्ड सिस्टम में प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा कैसे हो जाता था और न्यू जीएसटी में 2017 के बाद से सेम प्रोडक्ट में कैसे दाम कम हो रहा है, क्योंकि वैट में कैस्केडिंग प्रॉब्लम था, जो प्रॉब्लम जीएसटी में नहीं है। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, जो वैट में प्रॉब्लम था जिसको जीएसटी में एलिमिनेट किया गया। एक मैन्युफैक्चरर 1000 रुपीज का उसका कॉस्ट पड़ता था, जिसमें वो 10% का टैक्स देता था। 100 रुपीज का टैक्स है, उसका जो इनवॉइस बनता था टैक्स लेके 1100। वेयरहाउस एड्स ए लेवल एंड रिपैक्स एट 300। वेयरहाउस में जब वो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को भेजता था तो उसमें वो लेवलिंग करता था, माने लेवलिंग माने उसके प्रोडक्ट का नाम कर देता था, फिर उसमें एक रीपैकिंग करता है जिसके लिए उसका खर्चा पड़ता है 300 टका। तो 1000 का प्रोडक्ट, 100 का टैक्स, 1100 का मैन्युफैक्चरर का इनवॉइस, 1100 में 300 टका ऐड करो तो कितना होता है? हेलो, इलेवन 1100 में 300 ऐड करने से कितना होता है? 1400। 1400 पे 10% वैट कितना होता है? 140। 1400 प्लस 140 कितना होता है? 1540। रिटेलर के पास एडवर्टाइजमेंट करने का, रिटेलर एडवर्टाइज एट ₹500, तो रिटेलर इसको और थोड़ा वैल्यू एडिशन किया, 500 टका ऐड हो गया, तो 1540, इसमें 500 टका ऐड हुआ, दाम बन गया 2040। 2040 पे 10% लग गया, 204। इनवॉइस बन गया रिटेलर के हाथ में 2244। 2244। क्या प्रॉब्लम रहा सर? देखो यहाँ पर आप 2244 हुआ, सो 2244 अल्टीमेटली इनवॉइस प्राइस हुआ, जिसमें एक्चुअली आपका प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कितना है? देखो 1000, 300, 500 है ना। प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है?
देखो सर 1000, 300 एंड 500, यही है ना। तो कॉस्ट है 1800, 10% का टैक्स लेके 100, 140, 204, 444, इनवॉइस हो गया 2244। सर इसमें एक चीज आपने गौर किया कि हर बार जो टैक्स लगा है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाया गया, मतलब पहले जो 100 रुपीज टैक्स जोड़ा गया, इस 100 1100 में इंक्लूड है, 1100 के साथ 300 को ऐड किया तो 1400 हुआ, लेकिन इस 1400 में 100 इंक्लूड है ना सर। और तो फिर ये जो 140 आया है, इसमें ये 100% इंक्लूड है, तो टैक्स ऑन टैक्स बन रहा है ना। सेम टू सेम इधर देखो, 1400 के साथ 140, इधर बन गया 1540, तो 1540 में 140 ऐड है ना, तो 1540 के साथ जब 500 300 ऐड कर रहे हो, सॉरी 1540 के साथ 500 ऐड कर रहे हो, तो इसमें भी टैक्स का अमाउंट ऐड है, तो इसके ऊपर आप 10% लगा रहे हो, तो हर बार टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग प्रॉब्लम। कैस्केडिंग माने टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है जो नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, एंड द वैल्यू ऑफ द आइटम कीप्स इंक्रीजिंग एवरी टाइम दिस हैपेंस। माने आप वैल्यू एडिशन पे टैक्स जोड़ो सर, बट टैक्स पे तो टैक्स ना लगाओ, ये साइंटिफिक नहीं है। वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगना चाहिए। जैसे मैन्युफैक्चरर 1000 कॉस्टिंग का प्रोडक्ट 300 में इधर लेवल अप हुआ, दिस इज द वैल्यू एडिशन। 500 इधर वैल्यू एड हुआ, इसमें भी वैल्यू एडिशन, नो इशू। बट सर टैक्स का अमाउंट के ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे आप? लेकिन पहले ही था, वैट के समय में यही था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया जीएसटी में। देखो कितना सिंपल है। मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट 1000 का था, 10% का टैक्स है, तो टैक्स बनता है 100 का, इनवॉइस 1100 का, ठीक है मैन्युफैक्चरर के लिए। लेकिन वेयर हाउस में 300 का लेवलिंग और रिपैकिंग लग रहा है ना, तो 1000 के साथ 300 ऐड करो, 1100 के साथ नहीं, 1300 के ऊपर 10% लगाओ, 130, 130 पे, ठीक है 130 इधर हो गया, फिर इधर आपका दाम पड़ गया 130 और इधर आपका 30, माने 130 टैक्स रेट है। एक्चुअली ये आपका क्रेडिट दिखा रहा है, ये क्रेडिट पहले प्रॉपरली नहीं मिलता था, ये वाला क्रेडिट पहले प्रॉपरली नहीं मिलता था। बने यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट दिया है सर, आप जब 100 रुपीज का टैक्स पहले आपका कैलकुलेशन हुआ है ना, मैंने बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि आप 100 रुपीज टैक्स पे कर चुके, तो सेकंड टाइम जब आपसे 130 मांग रहा है तो आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास तो 100 का क्रेडिट है, तो टैक्स लायबिलिटी टू बी डिपोजिटेड आपके पास सिर्फ 30 का डिपॉजिट करना है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव 100 का क्रेडिट। ये क्रेडिट बहुत इजीली आप अवेल कर सकते हो। वैट के टाइम पे क्रेडिट अवेलमेंट थोड़ा प्रॉब्लम था, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम नहीं था, बट प्रॉब्लम था। मैंने 1300 का प्रोडक्ट 10% टैक्स देके 130 हो रहा है, 130 गवर्नमेंट आपसे मांग रहा है, आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मेरे पास तो 100 का क्रेडिट है, तो मैं आपको सिर्फ अभी 30 पे करूँ, तो ओवरऑल आपका इनवॉइस वैल्यू क्या बनेगा 1300 प्लस 130, 1430। लेकिन सरकार के घर में टैक्स कितना दोगे अभी 30। रिटेलर इसमें 500 का वैल्यू ऐड कर रहा है, प्रोडक्ट का वैल्यू हो रहा है 1800, टैक्स रेट है 10%, तो 180 होगा, माने 1800 पे, माने इसमें ये जो टैक्स का वैल्यू है ये ऐड नहीं करना है, ये टैक्स का वैल्यू जो है ना ये ऐड नहीं होगा इस पे, तो 1800 का 180, सरकार बोल रहा है कि 180 दो, लेकिन आप बोल रहे हो कैसे 180 दे सरकार, मैंने ऑलरेडी आपको 100 और 30, 130 का मेरे पास क्रेडिट है, तो 180 अभी आपका बन रहा है, लेकिन आपके पास 130 का क्रेडिट है, तो 180 से 130 माइनस कर दोगे तभी सरकार को देना है 50, इनवॉइस वैल्यू आपका 1980 बनेगा। अब एक चीज देखा यहाँ पर कि जीएसटी में क्या बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जिस प्रोडक्ट का दाम वैट में जो 1000 का प्रोडक्ट था वो दाम बढ़ते बढ़ते 2244 में आ गया था, वही प्रोडक्ट 1000 से 1980 में आ गया था। समझ में आया कि कैसे जीएसटी रिड्यूस किया? अब कोई बोलेगा नहीं सर
पहले दाम कम मिलता था प्रोडक्ट का सर, वो ये कारण था कि वैट रजिस्टर्ड बिजनेसमैन कम था, आपको बिना वैट का प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाता था। आजकल ये सिचुएशंस कम हो गया है, या फिर ऑलमोस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये रीजन है कि पहले से अभी आपको ऑर्गेनाइज ज्यादा होना पड़ रहा है, सभी को टैक्स दे के ही माल खरीदना है, ये सिचुएशन बढ़ रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं अभी दाम बढ़ा है। नहीं सर, दाम नहीं बढ़ा, रियलिटी चेक करो तो वैट में दाम ज्यादा था, जीएसटी में दाम कम है। तो जब वो जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा तो वो कितना पे करेगा, इतना। समझ में आ रहा है सर? हेलो, समझ में आ रहा है? बोलो सर। यस सर। पुराना वैट सिस्टम, न्यू जीएसटी सिस्टम के बेसिक डिफरेंस, ठीक है। साथ में आईटीसी क्लेम, पहले भी वैट का आईटीसी क्लेम होता था, बट वैट का आईटीसी क्लेम सिर्फ वैट के साथ ही एडजस्ट होता था, इंटरस्टेट के साथ एडजस्टमेंट मुश्किल होता था, तो बहुत झमेला था। वो झमेला जीएसटी में नहीं है। और साथ में न्यू कंप्लायंस ईओए बिल आ गया है, जो मैं अभी आपको कुछ देर पहले दिखा रहा था। ये इनवॉइसिंग आ गया है, आप लोग आजकल इंटेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। नहीं, ई इनवॉइस, seamless e-invoice compliance experience. GST announces the launch of new national e-invoice portal, e-invoice.gst.government.in। मैं वही खोला सर, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे जीएसटी के अंदर आ गया, जो पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है। इसके बारे में चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूंगा। अभी इनवॉइस वगैरह में चर्चा होगा सर, ये सब फाइनल लेवल डिस्कशन है। मैंने फाइनल लेवल माने जीएसटी का जब मैं हम लोग थोड़ा कंक्लूजन स्टेज पे जाएंगे तब ये सब चर्चा और जोर का होगा। अभी तो मैं बस आपको एक बेसिक आइडिया दिया, जीएसटी क्या है, जीएसटी रिलेटेड बेसिक आइडिया क्या होना चाहिए, पहले क्या था अब क्या हुआ है, मैंने सारा बात कर ली। मैं जो क्वेश्चन करवाया यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर भी दिया हुआ है स्टडी नोट्स के अंदर, आप यहाँ से भी चेक करो। अगर आपके पास स्टडी नोट्स नहीं है और मेरा नोट्स नहीं है, आप मेरे से कलेक्ट कर लो और घर पे प्लीज रिवाइज कर लो। रिवाइज मस्ट, जीएसटी बेसिक बोल के ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दो। इग्नोर नहीं करो सर, इग्नोर ना करें, रोज का काम रोज करें, रिवाइज करते रहे, ऑलवेज अपडेटेड रहे। थैंक यू सर, आज मेरा क्लास इतना ही है। ओके, हंस, अयन, सनोन, नील, सोनी, ठीक है ना? यस सर। यस। ओके सर, नोट कलेक्ट कर लेना मेरे से। बाय सर। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय, गुड सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट सर। नो थैंक्स सर। भाई गुड नाइट सर। बाय सर, बाय।